बातचीत कर रहे हैं। मोनोलॉग में एक ही आदमी बोलता है तो उसको कहते हैं मोनोलॉग। इसकी डेफिनेशन देखो, ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन हो रहा है, मान लो दो लोग तो बैठे हैं लेकिन बोल एक ही रहा है, दो नहीं बोल रहे, दोनों नहीं बोल रहे। दैट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग, और वो एक ही आदमी ऐसे बोलता है कि किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिलता, बोल नहीं रहा है। और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जो दूसरे लोगों को ना तो बोलने देता है और ना ही उनके विचारों को एक्सप्रेस करने देता है। तो ऐसी बात को हम कहते हैं मोनोलॉग। कई बार जब हम रूम में बैठे होते हैं, मान लो कोई एक बॉस होता है तो वही वो बोलता रहता है फिर, है ना। मान लो उसको गुस्सा आया हुआ है तो वो मोनोलॉग ही होगा, फिर डायलॉग नहीं होगा, कोई और नहीं बोलेगा, उसकी बात को कोई काटेगा भी नहीं, हम उसको कहेंगे मोनोलॉग। स्पेशली ये स्पीच होती है, आपको ध्यान रखना है, ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, नंबर वन पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, दूसरे लोगों को रोकता भी है ये। अब इसके जैसा सा ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामा, इसमें ड्रामा का एलिमेंट आ गया। ऐसा मोनोलॉग जिसमें कोई आदमी कोई स्टोरी सुना रहा है, अपने बारे में कुछ बता रहा है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है, तो वो हो जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी जिस मोनोलॉग में ड्रामा वाला एलिमेंट आ जाए, ड्रामा का मतलब इंटरेस्ट वाला एलिमेंट आ जाए, कोई स्टोरी, कोई नाटक वाला एलिमेंट आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ज़्यादातर ये वर्स में होता है, वर्स में भी हो सकता है। वर्स का मतलब कविता के रूप में हो सकता है, वर्स का मतलब कविता से है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए ड्रामेटिक स्टोरी स्पेशली इन वर्स टोल्ड और परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन, जिसमें एक ही आदमी कोई स्टोरी या कोई नाटक या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हो, तो वो तो हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग। और मोनोलॉग क्या है, स्पीच जिसमें एक ही आदमी बोलता हो, जिसमें कोई कहानी या कोई इंटरेस्ट वाला एलिमेंट ना हो, कोई सिंपली बात ही बता रहा है अपनी, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इंपॉर्टेंट है। ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत ही फेमस है, अपने सिलेबस में है, अपने पढ़ेंगे आगे। तो उसमें एक ही आदमी होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक खास बात और होती है कि एक लिसनर ज़रूर होता है। रोबोट नहीं, रॉबर्ट। रोबोट तो इंग्लिश ही वर्ड है, इसमें हिंदी है ही नहीं इसकी। बहुत सारे वर्ड हैं। कार को हिंदी में क्या कहोगे, बस को हिंदी में क्या कहोगे, टिकट को हिंदी में क्या कहते हैं, इनके हिंदी वर्ड है ही नहीं। कार के कितने ही सारी चीज़ें हैं, पुर्जे होते हैं, सबके नाम इंग्लिश के ही चलते हैं। रेल भी तो इंग्लिश ही वर्ड है ना। तो ओके, अलग टॉपिक है, बाद में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं एक और चीज़ इसके जैसी, सोलिल के। ये तीसरा वर्ड क्या है, सोलिल के। A speech in a play in which a character who is alone or on the stage speaks his or her thoughts, the act of speaking thoughts in this way। क्या समझे सोलिलके से, समझ में आई कोई बात। ए स्पीच इन ए प्ले, प्ले होता है नाटक, नाटक के अंदर एक ऐसी स्पीच इन विच ए कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर अकेला ही होता है, स्पीक्स हिज और हर थॉट, वो अपने थॉट्स बोलता है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स इन दिस वे, तो इस तरह से ये जो एक्ट है बोलने का, इसको हम सोलिलके कहते हैं। आपने कोई नाटक देखा होगा जो अपने 15 के 26 में छोटे छोटे नाटक करते हैं कई बार, उसी तरह के बड़े बड़े नाटक भी परफॉर्म होते हैं थिएटर में। तो उस थिएटर में हाँ, कोई भी नाटक प्ले हो सकता है छोटा मोटा, तो उसमें कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें और कोई नहीं होता है, सिर्फ एक कैरेक्टर स्टेज पर होता है और वो मन ही मन कुछ सोचता है। जैसे अपने सोचते हैं ना कई बार, तो वो मन ही मन सोचता है लेकिन बोलता भी रहता है, ताकि जो देखने वाले दर्शक हैं उनको उसके भाव पता लग जाए, इंटेंशन पता लग जाए भी ये क्या करने वाला है। मान लो कोई एक ईविल कैरेक्टर है, कोई दुष्ट कैरेक्टर है, वो कोई प्लानिंग बना रहा है ऐसी जिसमें वो हीरो को परेशान करने वाला है या मारने वाला है, तो वो बात अगर मन में सोचेगा तो मैं सुनेगी नहीं। तो सुनाने के लिए फिर वो अकेला होता है स्टेज पे और बोलता है कि मैं अब ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं उसको ऐसे मार दूंगा, ऐसे मार दूंगा। थिएटर के अंदर वो प्ले के स्टेज के ऊपर उसको स्टोरी में उसको कोई नहीं सुनने वाला होता है, वो सिर्फ ऑडियंस के लिए बोलता है, ताकि ऑडियंस को पता लग जाए इसके बंदे के इंटेंशन क्या है। जैसे आप कभी कभी सीरियल देखते हो
तो जब कोई आदमी सोच रहा होता है तो वो ऊपर से तो चुप होता है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है ना एक, है ना, साउंड आ रही होती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये इसके मन की बात बताई जा रही है। तो इसी तरह से लाइव अगर स्टेज पर किसी के मन की बात बतानी हो ना तो वो बोल के ही बता देता है, क्योंकि आसपास तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो वो इस तरह से बोलता है कि ऑडियंस को पता लग जाए कि मेरे इंटेंशन क्या है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, सोलिलोक्वी। ओके, तो अब आपको इन तीनों का मतलब और अंतर पता लग जाना चाहिए कि मोनोलॉग होती है सिर्फ स्पीच, सिंपल सी स्पीच, बातचीत अकेले आदमी की, औरों को नहीं बोलने देना। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो है एक ही आदमी की बात है लेकिन उसमें इंटरेस्ट है, उसमें स्टोरी है, उसमें ड्रामा का एलिमेंट है, कोई कहानी है, वो जो सुना रहा है। और सोलिलोक्वी होता है प्ले में, ऐसे नहीं, प्ले में होता है, नाटक में होता है। और नाटक में भी एक सिंगल आर्टिस्ट जो है वो अपने मन की बात ऑडियंस के सामने रखता है। तो स्टोरी के अंदर वो किसी को बता नहीं रहा होता है, बस वो अपने मन की बात रखता है ताकि ऑडियंस को उसके इंटेंशन पता लग जाए। ओके, आगे डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ए मोनोलॉग इज डिलीवर्ड बिफोर द अदर एक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज। तो मोनोलॉग जो है वो, अगर प्ले में बात करेंगे, प्ले में मोनोलॉग कौन सा होता है, तो प्ले के अंदर मोनोलॉग जो है वो दूसरे एक्टर्स के सामने बोला जाता है, एंड दे आर मीन टू हियर इट, और उनका काम बस सिर्फ सुनना होता है। अगर किसी नाटक में हम मोनोलॉग बोलना चाहें भी मोनोलॉग क्या है, तो इसका मतलब ये है कि प्ले के अंदर सिर्फ वो बोलता है एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर सुन रहे होते हैं, वो बोल नहीं रहे होते। वाइल सोलिलोक्वी इज डिलीवर्ड बाय ए कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज एंड मीन्स दैट ओनली द ऑडियंस हियर्स इट। और सोलिलोक्वी एक कैरेक्टर द्वारा तब बोला जाता है जब वो स्टेज पर अकेला होता है, उसको सुनने वाला स्टेज पर कोई नहीं होता, और सिर्फ वो ऑडियंस के लिए बोलता है कि ऑडियंस को उसके इंटेंशन पता लग जाए। आई बात समझ में? अगला हमारा लिटरेरी जो डिवाइस है वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज द पोइट्री रिटन विद द हेल्प ऑफ ए रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन्स। तो ब्लैंक वर्स जो होती हैं अनराइम्ड होती हैं। अनराइम्ड का मतलब जैसे कई बार तो हर लाइन के एंड में शब्दों की साउंड मैच होती है, उसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है लेकिन मैच जरूर होती है, एक फिक्स पैटर्न के हिसाब से होती है। ब्लैंक वर्स में मैचिंग नहीं होती, बस ये ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ब्लैंक वर्स की कि हर लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में होती है। किस में होती है? आयाम्बिक पेंटामीटर, मैंने आपको एक बार समझाया था, उसमें होती है। इसकी दो शर्तें हैं बस, एक तो राइम स्कीम नहीं, दूसरी आयाम्बिक पेंटामीटर होना हर लाइन में। ब्लैंक वर्स इज द पोइट्री written with the help of a regular metrical but unrhymed lines almost in iambic pentameter, ज़्यादातर iambic pentameter में ही होती है। It is probably the most common form in English poetry, और English poetry में ज़्यादातर कविताएँ, ज़्यादातर शायरी इसी ब्लैंक वर्स में ही हुई हैं। शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। Like other famous writers, William Shakespeare wrote his plays and sonnets in blank verse। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले यानी नाटक और अपनी सोनेट्स यानी कविताएं जो हैं ब्लैंक वर्स में लिखी हैं। एंड द 7 एजेस ऑफ मैन इज़ ए फाइन एग्जाम्पल, और ये जो 7 एजेस ऑफ मैन है ये भी ब्लैंक वर्स में ही लिखी हुई है। आप इसको अगर पोइट को इसको पढ़ोगे ना, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, लास्ट में कोई अक्षर साउंड है ना वो मैच नहीं करते हैं। अब आते हैं आयाम्बिक पेंटामीटर। ये मैंने आपको पहले बताया भी था एक बार, याद है कुछ? क्या है, कितने सिलेबल होते हैं एक लाइन में? 10 सिलेबल होते हैं, और उन सिलेबल के जोड़े कितने हो गए? 5 जोड़े हो गए। तो 5 जोड़े हैं सिलेबल के, तो इसलिए इसको पेंटामीटर कहते हैं। ओके, और इसका पैटर्न क्या होता है बोलने का? जैसे पहले 2 सिलेबल आए तो पहले सिलेबल पे स्ट्रेस देना है कि नहीं देना? नहीं देना है, दूसरे पर देना है। तो वो एक लाइन थी ना, शैल आई कंपेयर दी, वो लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर की थी। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, इसको कैसे बोलते हैं? शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो ये आप एक लाइन को ध्यान रख लेना, तो आयाम्बिक पेंटामीटर आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप ये लाइन लिखोगे तो आप इसको तोड़ के बता देना कि इसके अंदर ये 10 सिलेबल हैं, पहले पे अनस्ट्रेस, दूसरे पे स्ट्रेस। आगे पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द टर्म डिस्क्राइब्स द रिदम द वर्ड फॉर्म इन ए लाइन ऑफ वर्स। तो ये जो टर्म है जिसका नाम आयाम्बिक पेंटामीटर है, ये डिस्क्राइब करती है रिदम को, कि रिदम कैसी है लाइन में, इसको रिदम ही बोलते हैं।
डडम 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 डडम, ऐसे ही बोला ना मैं, शैल आई कंपेयर द टू ए समर्स डे, ये एक रिदम हो गई। तो ये जो आयम्बिक पेंटामीटर है रिदम को डिस्क्राइब करता है। द वर्ड्स फॉर्म इन ए लाइन ऑफ वर्स, तो वर्स की जो एक पंक्ति है, वर्स का मतलब कविता, कविता की एक पंक्ति में जिस तरह से जिस रिदम के हिसाब से वर्ड फिट किए गए होते हैं उसको ये डिस्क्राइब करती है आयम्बिक पेंटामीटर। इट इज़ मेजर्ड इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिलेबल्स कॉल्ड फीट, तो ये फीट के हिसाब से मेजर की जाती है। अब फीट और मीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 फुट है इसलिए इसको पेंटामीटर कहते हैं। सिलेबल के जोड़े को फुट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फुट, सिलेबल के जोड़े को, एक यूनिट को। In English, the word iambic refers to the types of the foot which has an unstressed syllable followed by a stressed syllable। ये वही बात है कि इसमें फुट का जो अब जोड़ा है सिलेबल का, उसके अंदर पहला होगा अनस्ट्रेस्ड और दूसरा होगा स्ट्रेस। इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में कि एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद आना। पेंटामीटर मीन्स दैट लाइन हैज़ 5 सच फीट, और पेंटामीटर का मतलब उसमें से 5 फीट है। एक होता है तो फुट बोलते हैं, फुट का प्लूरल फीट होता है, तो 5 है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फीट। आयम्बिक रिदम्स कम्स रिलेटिवली नेचुरली इन इंग्लिश, तो ये जो रिदम है डडम डडम वाली, इसको आयम्बिक बोलते हैं, तो ये इंग्लिश में काफ़ी नेचुरली आती है। ए स्टैंडर्ड लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर हैज़ 5 आयम्बिक फीट इन ए रो, तो 5 लगातार फीट होते हैं जो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस को फॉलो करते हैं। अब जैसे ये लाइन एग्जांपल के तौर पर दी है, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, अगर आप इस लाइन को स्कैन करोगे, इसमें सिलेबल ढूंढोगे तो आपको 10 सिलेबल मिलेंगे, और 10 के 10 सिलेबल जो हैं इसी पैटर्न पे होंगे, पहले को अनस्ट्रेस और दूसरे को स्ट्रेस। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, ऐसा है। व्हेन आई पहला जोड़ा, डू काउंट दूसरा, द क्लॉक तीसरा, दैट टेल्स चौथा, द टाइम ये पांचवा, 2 सिलेबल है। नोटेशन स्कैंशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइन इज आयम्बिक पेंटामीटर। ये मोनोलॉग तो हम कर ही चुके हैं, सोलिलिके भी हो चुका है, ये दोबारा आ गया शायद। कैटलॉगिंग, इट मीन्स, कैटलॉग तो आपको पता ही है, जब आप किसी फर्नीचर की दुकान पे जाते हो या आपको कोई टाइल्स लेनी है मान लो घर के लिए, तो बहुत डिज़ाइन होते हैं, या आपको वो माइका लेनी होती है ये, तब आप वो सारी तो देखते नहीं हो, इनके पास एक बुक होती है उसके अंदर सारे डिज़ाइन लगाए होते हैं, उसको हम कैटलॉग कहते हैं। तो कैटलॉग का मतलब है लिस्टिंग, लिस्ट कर देना। इट मीन्स लिस्टिंग ऑफ थिंग्स ऑन ए सर्टेन टॉपिक और इशू, तो किसी टॉपिक या किसी इशू पे लिस्ट कर देना वो कैटलॉगिंग है। नोटिस हाउ मेलंकली जेकस कैटलॉग द 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इस 7 एजेस ऑफ मैन में उसने भी कैटलॉग किया है, किसको, 7 स्टेजेस को कैटलॉग किया, लिस्ट बना दी है। ट्रेजाई कॉमेडी, ट्रेजाई कॉमेडी उस नाटक को कहते हैं जिसमें ट्रेजिडी भी होती है, कॉमेडी भी होती है। जब ये शुरू में नाटक लिखना शुरू किया था ना लेखकों ने, तो वो ये सोचते थे कि एक नाटक या तो ट्रेजिडी होना चाहिए और या फिर पूरी कॉमेडी होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। आप फिल्में देखते हो बहुत सारी, तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें एक ही इमोशन होता है, शुरू से लेकर एंड तक सीरियस होती है एकदम फिल्में वो, और ट्रेजिडी का मतलब है जिसका अंत दुखद हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजिडी। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं जिनका एंड दुखी करने वाला होता है, जिसमें हीरो और हीरोइन लास्ट में मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। देखी होंगी ऐसी कई फिल्में आपने जिसमें हीरो मर जाता है, हीरोइन भी मर गई, है ना, किसी के हाथ कुछ नहीं आया, वो तो कुछ भी सकता है। जब ये नाटक लिखने शुरू किया था ना, तब ये 2 स्ट्रिक्ट मतलब इनको डिवाइड कर दिया था स्ट्रिक्टली कि ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी चलेगी, ट्रेजेडी वाले में कोई ऐसे इंसिडेंट या कोई ऐसे सीन नहीं आएंगे जो हंसाने वाले हों, फिर वो इमोशन ख़राब हो जाता है। और एक ये था भी कॉमेडी है तो आपको शुरू से एंड तक कॉमेडी चलेगी उसमें, फिर ट्रेजेडी वाली कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन शेक्सपियर ने और शेक्सपियर के टाइम के लोगों ने इसको चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसे नाटक करने शुरू कर दिए जिसके अंदर दोनों ही थे, बीच में कॉमिक सीन आ गया, फिर कहानी सीरियस हो गई, फिर कॉमेडी आ गई, फिर कहानी सीरियस हो गई। उस चीज़ को फिर क्या बोलने लग गए,
ट्रेजाई कॉमेडी, जिसमें मिक्सचर था, वो एक नया जॉनर बन गया, एक स्टाइल बन गया प्ले का, जिसका नाम रखा गया ट्रेजाई कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर हैज़ नॉट रिटन प्योर कॉमेडीज और ट्रेजेडीज। शेक्सपियर ने प्योर कॉमेडी और ट्रेजेडी नहीं लिखी हैं। कॉमिक सीन्स अपीयर इन ट्रेजेडीज वाइल ट्रेजिक सीन्स अपीयर इन कॉमेडीज। तो यही बात है जो मैंने बताई कि ट्रेजेडी के अंदर कॉमिक सीन आते हैं और कॉमेडीज़ के अंदर ट्रेजिक सीन भी आते हैं। ट्रेजिक का मतलब दुखी करने वाले। फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ फूल इन किंग लियर और मेलंकली जेकस इन एज यू लाइक इट। तो एक नाटक है शेक्सपियर का किंग लियर, ये ट्रेजेडी है वैसे तो, लेकिन इसमें एक रोल है फूल का, एक व्यक्ति जो फूल का रोल कर रहा है, तो वो बीच बीच में हंसाता है ऑडियंस को आके, इस तरह से हरकतें करता है, किससे सुनाता है कि लोगों को हंसी आती है। उससे क्या होता है कि आदमी का मूड एकदम चेंज होता है, वो थोड़ा सा फ्रेश फील करने लग जाता है, क्योंकि दुखी दुखी वाला इमोशन चल रहा है ना, एकदम से कोई अच्छी चीज़ आई तो उसको अच्छा लगता है। फिर पहले ये लोग सोचते थे कि ऐसा गलत होता है। और मेलंकली जेकस इन एज यू लाइक इट, और एक एज यू लाइक प्ले है जिसमें से ये 7 एजेस ऑफ मैन लिया हुआ ना, ये एज यू लाइक इट प्ले है। तो इसमें ये जेकस ही तो बोलता है, ये जो कविता है तो वो मेलंकली है। मेलंकली का मतलब वो ज़्यादातर उदास रहता है, दुनिया से वो घृणा करता है, नफरत करता है और ऐसी बातें ही बोलता है। तो 7 एजेस ऑफ मैन में भी उसने यही कहा कि दुनिया कुछ नहीं है, बस आदमी आता है, ये 7 स्टेजें देख के वापस चला जाता है, इसमें इस स्टेज में ये होता है, इस स्टेज में ये, स्टेज में ये, इस तरह से। तो वो एक दुनिया के प्रति उसका जो व्यू है वो सिनिकल है। सिनिकल का मतलब दुनियादारी को पसंद नहीं करता। तो हालांकि एज यू लाइक इट प्ले तो कॉमेडी है, बीच में ये जेकस आकर के उसका मूड को थोड़ा सा सीरियस कर देता है। दिस इन्हेंसेस द इफेक्ट ऑफ कॉमिक सीन्स एज वेल एज ट्रेजिक सीन्स बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट ईच अदर। तो जब कॉमिक सीन और ट्रेजिक सीन एक के बाद एक आते हैं तो एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाता है, जिससे इंटरेस्ट पैदा होता है ऑडियंस का। मोर ओवर शेक्सपियर इमिटेटेड द वर्ल्ड और ह्यूमन नेचर वेयर वन पर्सनस गेन इज द लॉस ऑफ अनदर। और शेक्सपियर ने दुनिया की नकल की है, क्योंकि दुनिया के अंदर भी तो ऐसा ही होता है ना कि कभी खुशी आता है कभी गम आती है। तो वैसा ही उसने कहा भी नाटक भी ऐसे ही होने चाहिए, नाटक में भी दुख और जो खुशी है वो दोनों साथ साथ होने चाहिए। और एक पर्सन का गेन दूसरे का लॉस हो सकता है। तो ऐसा ही तो होता है कि किसी आदमी का फ़ायदा होता है तो किसी का नुकसान है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जब किसी आदमी का फ़ायदा होता है तो किसी न किसी का नुकसान जरूर हुआ होता है, तभी तो एक को फ़ायदा हुआ है। तो एक आदमी एक समय में खुश होता है और दूसरा आदमी इसी समय में दुखी होता है। एंड सोरोज आर नॉट सेपरेटेड बट इंटरमिंगल्ड। तो ये जॉय और सोरो जो है दुनिया लाइफ में, ये अलग अलग नहीं है, इंटरमिंगल्ड है। इंटरमिंगल्ड का मतलब मिले हुए हैं, उलझे हुए हैं आपस में। ये स्पीच एक्टिविटी आप छोड़ सकते हो, आगे आपके काम की नहीं है। ओके।